आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव मौके के हिसाब से अपनी भूमिका तय करते हैं। आजकल वे किसान नेता की भूमिका में हैं, लेकिन यहाँ भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी से बाहर किया था, कुछ उसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। योगेंद्र यादव के खिलाफ लंबे समय से एक्शन लेने की बात चल रही थी, लेकिन निहंग बाबा राजा राम सिंह के योगेंद्र यादव से नाराज हो जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आनन फानन में योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया। योगेंद्र यादव के खिलाफ ये आरोप है कि वे लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र का किसानों द्वारा विरोध हो रहा था। योगेंद्र यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की, अपनी तस्वीर भी साझा की थी। उस समय योगेंद्र यादव ने कहा था कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से लौटते वक्त बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे, क्या हम किसान नहीं? हमारे बेटे का क्या कसूर था? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बातें क्यों कहीं? उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं। असल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बारे में राकेश टिकैत ने कहा था कि यह एक्शन का रिएक्शन है। योगेंद्र यादव ने उसी बात पर टिप्पणी की थी। इससे राकेश टिकैत भड़क गए, क्योंकि सवाल उनकी टिप्पणी पर किया गया था। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव के खिलाफ एक्शन लेने की बात होती रही थी। दूसरी तरफ निहंग भी योगेंद्र यादव से काफी नाराज हो गए। सिंघू बॉर्डर की घटना के बाद निहंग बाबा राजा राम सिंह ने योगेंद्र यादव को बीजेपी का एजेंट बता दिया था। इन दिनों निहंगों और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच ठनी हुई है और निहंग इस मामले पर आर पार के मूड में हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया। अभी के लिए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि योगेंद्र यादव को माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू हो या हरीश रावत, सबके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़ी चुनौती बन गए हैं। सिद्धू इसलिए बेचैन हैं कि कैप्टन उन्हें जनरल बाजवा और इमरान खान का दोस्त और पंजाब के लिए घातक बताकर उनके सीएम बनने के सपनों पर पानी फेर रहे हैं, और इसी वजह से सिद्धू अपना काम धाम छोड़कर कैप्टन पर जुबानी हमले करने में लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 कृषि कानूनों का निर्माता बताया, तो अमरिंदर सिंह ने पलटकर सिद्धू को फ्रॉड कह डाला। उन्होंने हरीश रावत से लेकर परगट सिंह तक को अपने रडार पर ले लिया। सबसे पहले उन्होंने हरीश रावत को कहा कि मुझे धर्मनिरपेक्षता का पाठ न पढ़ाएं। मत भूलिए, नवजोत सिद्धू भाजपा से कांग्रेस में आए थे और परगट सिंह अकाली दल से पार्टी में शामिल हुए थे। आज आप मुझे अपने प्रतिद्वंदी अकालियों की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या मैं इसलिए पिछले 10 सालों से उनके खिलाफ कोर्ट केस लड़ रहा हूं? मैं 2017 के बाद से पंजाब में सभी चुनाव क्यों जीता हूं? आपको लगता है कि मैं पंजाब में कांग्रेस के हितों का नुकसान करूंगा? लेकिन सच ये है कि मुझ पर भरोसा न करके और पार्टी की कमान नवजोत सिद्धू जैसे अस्थिर व्यक्ति के हाथ में देकर पार्टी ने अपने हितों को नुकसान पहुंचाया है। हरीश रावत ने कैप्टन के भाजपा के साथ जाने की अटकलों पर कहा था कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने भीतर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर सिंह को मार डाला है। अगर वह धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है? नवजोत सिद्धू पर कैप्टन की तलखी कम नहीं हो रही है। उन्होंने नवजोत सिद्धू को फ्रॉड बताते हुए कहा कि आप मेरी 15 साल पुरानी फसल विविधीकरण पहल को कृषि कानून से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मैं अब भी लड़ रहा हूं और जिसके साथ मैंने अपना राजनीतिक भविष्य जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सिद्धू पंजाब और उसके किसानों के हितों के बारे में अनजान हैं। वे विविधीकरण और कृषि कानूनों के बीच अंतर नहीं जानते हैं और फिर भी पंजाब का नेतृत्व करने का सपना देखते हैं। अगर ऐसा कभी होता है तो यह भयानक होगा। यह हास्यास्पद है कि सिद्धू ने ऐसे वक्त में इस वीडियो को शेयर किया जबकि पंजाब सरकार अपने आगामी प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि 3 काले कानूनों के निर्माता जो अंबानी को पंजाब की किसानी में लाए, जिन्होंने पंजाब के किसानों, छोटे व्यापारियों और श्रमिकों को नष्ट कर दिया। कैप्टन ने इसी ट्वीट का जवाब दिया है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लंबे चले विवाद के बाद अब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू संगठन के काम में लग गए हैं। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीटों पर टिकट फाइनल करने में सिद्धू के सामने बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। बीते कई महीने से चल रहे विवाद के कारण चुनावी तैयारियों के लिए कांग्रेस के पास अब बेहद कम वक्त बचा है। इस बेहद कम वक्त में ही कांग्रेस को सभी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भी फाइनल करना है। सिद्धू को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से टिकट की चाहत रखने वालों को डील करना पड़ेगा। ये पार्टी और सिद्धू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। ये काम अब और कठिन हो गया है क्योंकि कैप्टन ने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि समान विचारों वाली पार्टियों के साथ गठबंधन भी करेंगे। इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके साथ कांग्रेस टॉप लीडरशिप ने बेहतर व्यवहार नहीं किया है। सूत्रों का ये कहना है कि अंदरूनी कलह पर एक अनौपचारिक सर्वे कराया गया जिसमें पार्टी के वर्तमान विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सामने आया है। ऐसे में सिद्धू बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट भी काट सकते हैं। लेकिन टिकट काटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। पार्टी से निकाले गए विधायक तुरंत अकाली दल या आम आदमी पार्टी का रुख तो नहीं कर सकते, लेकिन अब उनके पास कैप्टन के रूप में एक बेहतर विकल्प मौजूद है। ऐसे नाराज नेता कैप्टन के खेमे में जा सकते हैं। ये नेता भले ही अपने साथ बड़ा वोट बैंक न रखते हों, लेकिन चुनाव में पार्टी को पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी लीडरशिप इस बात से अवगत है और इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पार्टी नेताओं का भी मानना है कि इस बार टिकट बंटवारे का काम बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई दूसरा विद्रोह न खड़ा हो जाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के 1 अरब डोज दिए जाने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इसके साथ ही पीएम ने उन लोगों पर भी तंज कसा जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाने की प्रधानमंत्री की अपील का मजाक उड़ाया। देश को मजबूत करने और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी के कहने पर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई थी। लोगों ने दिए जलाए, जिसका मजाक विपक्षी पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस ने खूब उड़ाया था। हद तो तब हो गई जब वैक्सीन के 1 अरब डोज का जादुई आंकड़ा पार करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बधाई दी तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसमें भी नुक्स निकाल दिया। लेकिन 1 अरब वैक्सीन का आंकड़ा अपने आप में कांग्रेस को जवाब है। कोरोना महामारी के शुरू से अब तक हर कदम पर कभी राहुल तो कभी प्रियंका वाड्रा, कभी ममता बनर्जी तो कभी उद्धव ठाकरे, सबके सब सियासत का मौका ही खोजते रहे और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश इस ऐतिहासिक उपलब्धि की तैयारी करता रहा। पीएम ने कहा कि देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली और थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों की ताकत का जिक्र कर कहा कि किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जनभागीदारी को अपनी ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 22 मार्च 2020 को डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारियों समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली और थाली और शंख बजाए गए। लोगों ने पीएम की अपील पर मार्च में ही दिवाली मना ली और घरों को मोमबत्तियों और दियों से जगमग कर दिया। विपक्षी नेताओं ने इसकी खूब खिल्ली उड़ाई। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो राज्यसभा में इसके लिए मूर्खतापूर्ण जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। संजय सिंह ने कहा कि कोविड-19 से निपटने में ताली और थाली बजाने से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ताली और थाली बजाने पर दीप जलाने जैसे कार्यक्रमों का उपहास करते हुए इन्हें मूर्खतापूर्ण कदम बताया।
विरोधियों ने मोदी सरकार पर अवैज्ञानिक और अंधविश्वासपूर्ण तरकीबों पर आस्था का आरोप लगाकर तंज कसे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने हर कदम पर सवाल उठाया। सबसे पहले तो विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन की गुणवत्ता पर ही सवाल उठाए। अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने डोज लेने से ही इनकार कर दिया। याद कीजिए राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण सवाल, जब वो पूछा करते थे कि वैक्सीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहां से आएगा। अब तक इतने ही डोज लगे, अमेरिका कहां से कहां निकल गया, इजराइल ने सबको डोज लगा दिया, हमारे यहां बस इतने ही। कोरोना के खिलाफ बनी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज अब विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताला लगाएगा। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सियासत करने के लिए वे कोई दूसरी बात करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिंघू बॉर्डर संयुक्त किसान मोर्चा और निहंग एक बार फिर सुर्खियों में हैं। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र सिंघू बॉर्डर अब अपराध का अड्डा बनता जा रहा है, जहां जिसे जो मनाता है सब किसान आंदोलन के नाम पर करता है। ताजा मामला भी इसी से जुड़ा है। निहंगों ने लखबीर की हत्या करने के बाद अब एक बिहारी मजदूर मनोज पासवान पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इस वजह से किया गया कि आंदोलन में शामिल निहंगों को मुफ्त में मुर्गियां नहीं मिली। हमले में निहंगों ने उसके पैर को तोड़ दिया। मनोज पासवान अपने वाहन के जरिए मुर्गियों को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी निहंगों ने उसे रोक लिया और मुफ्त में मुर्गी मांगने लगे। लेकिन जब मनोज ने मुफ्त में मुर्गियां देने से मना कर दिया, तब निहंगों ने लाठियों से उसके पैर तोड़ दिए। इस घटना के बाद पुलिस ने एक निहंग को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद निहंगों और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। किसान नेता निहंगों को सिंघू बॉर्डर से वापस जाने को कह रहे हैं। पूरे मामले में कुंडली थाना पुलिस जांच कर रही है। डीएसपी राव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर मुख्य स्टेज के पीछे निहंग सरदारों के कपड़ों में एक शख्स ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। पीड़ित व्यक्ति मनोज पासवान ने बताया कि वह मुर्गी सप्लाई करने का काम करता है और वह मुर्गी सप्लाई करने के लिए जा रहा था। उसी दौरान उससे एक मुर्गा मांगा गया और न देने पर हाथों से और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। घायल का इलाज चल रहा है। वहीं निहंग सरदारों के कपड़ों में जो शख्स था उसकी पहचान हो चुकी है। आरोपी का नाम नवीन संधू है और वह निहंग बाबा अमन सिंह के समूह का है। नवीन संधू गगसीना गांव करनाल जिले का रहने वाला है। इससे पहले निहंगों ने ही लखबीर सिंह पर भी जानलेवा हमला किया था, जिससे लखबीर की मौत हो गई। उस घटना के बाद पुलिस द्वारा नारायण सिंह, गोविंद और भगवंत की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस अभी भी अपनी जांच कर रही है और लखबीर के परिवार से सवाल जवाब हो रहे हैं। लखबीर हत्या को लेकर विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर हत्या को भी एक साजिश बताया था। उन्होंने इसे खुद किसान आंदोलन से जोड़ते हुए कहा था कि केंद्र हमारे आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रही है। टिकैत ने बोला था कि पहले ही मैं बता रहा था कि कुछ न कुछ कर्मकांड सरकार कर रही है। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले पर तो अगर सरकार उकसा कर काम करवा रही है, जिस लड़के की डेथ हुई उसके पास गांव से शहर तक आने तक का किराया नहीं था, वह दिल्ली कैसे आया? तो अगर जांच होगी तो इसमें कोई ना कोई राज जरूर सामने आएगा। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उसके फोन की भी जांच हो, किस किस से उसकी बात होती थी। ऐसे में लखबीर हत्या को लेकर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ कि मनोज पासवान पर भी जानलेवा हमला हो गया। विवाद इस बात पर भी है कि फिर निहंगों ने ही इस हमले को अंजाम दिया। ऐसे में किसानों को फिर सफाई देना मुश्किल हो सकता है। ये अलग बात है कि पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा खुद को निहंगों से अलग कर रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया तो कैप्टन ने पलटकर कांग्रेस को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ सत्ता की सवारी करना कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। नवजोत सिंह सिद्धू सहित भाजपा और आरएसएस के नेताओं को पार्टी में शामिल करना कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। कैप्टन ने इन तर्कों के सहारे कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली कोई नहीं होती। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये तल्ख टिप्पणी हरीश रावत के आरोपों का जवाब था। रावत ने एक दिन पहले कैप्टन पर हमला बोलते हुए कहा था कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर वह अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी पुरानी प्रतिबद्धता के साथ नहीं रह सकते तो हरीश रावत ने ये बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए पार्टी बनाने के बीजेपी से संभावित गठबंधन करने के ऐलान के बाद किया।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने कैप्टन के हवाले से लिखा कि हरीश रावत जी, सेक्युलरिज्म के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। ये मत भूलिए कि कांग्रेस ने सिद्धू को तब लिया जब वह 14 सालों तक बीजेपी के साथ थे, और नाना पटोले और रेवांत रेड्डी कहां से आए हैं? यदि आरएसएस से नहीं आए हैं तो परगट सिंह भी अकाली दल के साथ 4 सालों तक रह चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किए गए कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा, और आप महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या कर रहे हो? या फिर आप ये कह रहे हैं कि तथाकथित कम्युनल फोर्सेस के साथ तब तक शामिल होना ठीक है जब तक वह कांग्रेस के अनुकूल हो? यह सरासर राजनीतिक अवसरवाद नहीं है तो क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ समय पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वह इसके बाद से ही कांग्रेस और उनके नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी सालों से एक दूसरे का विरोध जताते रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है और नई पार्टी बनाने का फैसला कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब कंगाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, FATF ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया है जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया हैं। मतलब ये कि अब पाकिस्तान न तो IMF और न ही विश्व बैंक से कोई सहायता ले पाएगा। पाकिस्तान के हातिम ताई बने तुर्की को भी FATF ने अपने लपेटे में ले लिया है। मतलब ये कि अब पाकिस्तान के साथ उसके धर्मगुरु बने तुर्की को भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। इमरान खान लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करते रहे हैं, जिस चाल को टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट मार्क्स प्लेयर ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया। FATF की मॉरिशस और बोत्सवाना को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए बधाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार निगरानी ग्रे लिस्ट में है। इसकी सरकार के पास 34 सूत्रीय कार्य योजना है, जिनमें से 30 को एड्रेस किया गया है। इसमें से सबसे ताजा जून में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर ने उम्मीद जताई थी कि अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी एक्शन प्लान को लागू कर दिया है और आखिरी को भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। लेकिन FATF ने पाकिस्तान के उठाए गए कदमों से सहमत न होते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। इस साल के शुरुआती महीने में भी FATF की बैठक हुई थी, जिसमें पाक ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा गया था। पाकिस्तान 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है और कई बार ब्लैक लिस्ट में जाने का भी खतरा बन चुका है। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के हमदम दोस्त और धार्मिक गुरु तुर्की को भी FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020 और 2021 में रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान को उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया को रखा गया है, और इसका मतलब ये होगा कि ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालियेपन की कगार पर है और ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर उसकी इकोनॉमी को और नुकसान होगा। इसकी वजह से IMF और विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होगी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में आपसी झगड़ों में फंसा कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर ओडिशा से आई है। ओडिशा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप माझी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रदीप माझी बीजू जनता दल में शामिल होंगे। अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। प्रदीप माझी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए पत्र लिखा है।
अपने पत्र में प्रदीप माझी ने लिखा कि आपको बेहद सम्मान के साथ ये बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये जानकारी देते हुए मुझे बेहद दुख और दर्द है। ओडिशा के प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक और नबरंगपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे माझी ने कहा कि वह कांग्रेस में ही रहकर लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन पार्टी में उत्साह की कमी देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रदीप माझी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ की, तो वहीं इशारों ही इशारों में राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक के नेतृत्व को नाकाम करार दिया। प्रदीप माझी ने लिखा कि आपके बहुमुखी नेतृत्व में पार्टी के संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीते कुछ वक्त में विभिन्न पदों पर बैठे लोगों के गलत फैसलों और सही ढंग से काम न करने के चलते पार्टी ने लगातार अपना भरोसा खोया है। इसे हासिल करने में शायद अब लंबा वक्त लगेगा। इसके साथ ही प्रदीप माझी ने कहा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस में इसकी कमी महसूस होती है। मैं बेहद दुख के साथ पार्टी छोड़ रहा हूं, जिसके लिए मेरी बात को समझा जाना चाहिए। इसके बाद भी मैं अपनी विचारधारा के अनुसार कर्तव्य का पालन करता रहूंगा और पूरी संतुष्टि के साथ लोगों की सेवा करता रहूंगा। इस बीच प्रदीप माझी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह जल्द ही बीजेडी में शामिल हो सकते हैं। इसी महीने राज्य के सीएम नवीन पटनायक नबरंगपुर का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इसी दौरान वह बीजेडी में शामिल हो सकते हैं। नबरंगपुर के अलावा मलकानगिरी जिले में भी प्रदीप माझी का आदिवासी समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ये दोनों ही जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए प्रदीप माझी का पार्टी छोड़ना ओडिशा में उनके लिए एक झटका है। माझी ने अपने इस्तीफे की कॉपी राहुल गांधी, ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी चेल्ला कुमार और प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पटनायक को भेजी है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही क्या कम थे कि अब गुजरात कांग्रेस के लिए नेता कुर्सी के लिए आपस में उलझ गए। मामला फंसा तो करीब 1.5 दर्जन नेता दिल्ली में आ धमके। असल में गुजरात कांग्रेस में नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पद खाली हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हार्दिक पटेल और शक्ति सिंह गोहिल आमने सामने हैं। इन्हीं मुश्किलों को आसान बनाने के लिए गुजरात कांग्रेस के नेता दिल्ली आए हैं। इनकी मुलाकात राहुल गांधी से होनी है और इस दौरान ही प्रदेश अध्यक्ष संगठन और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। साथ ही राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। असली पंगा चुनावी चेहरे को लेकर है। हार्दिक पटेल अपना दावा कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के स्टाइल में ठोक रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये बैठक नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन, चुनाव की तैयारियों और गुजरात की संगठन की स्थिति को लेकर हो रही है। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद सभी नेता मिलकर काम करेंगे और अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। फरवरी में राज्य में नगर पालिका के चुनाव होने थे, जिनमें कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। इसके चलते प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी जिम्मेदारी के लिए हार्दिक पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का विरोध किया है। प्रदेश के प्रभारी रघु शर्मा के अलावा इस्तीफा दे चुके प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, सीएलपी नेता परेश धनानी, भरत सिंह सोलंकी समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि ये बैठक नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें पार्टी नेताओं के बीच सहमति बनाने का प्रयास होगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए मौजूदा समय में गोहिल, हार्दिक पटेल और कुछ अन्य नामों पर विचार चल रहा है। राहुल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में शक्ति सिंह गोहिल, हार्दिक पटेल, अर्जुन मोडवाडिया आदि नेता शामिल होंगे। 6 महीनों से गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमेटी का पद और विपक्ष के नेता का पद खाली है। राहुल गांधी कांग्रेस के इन गुटों के साथ एक एक कर चर्चा भी कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान भविष्य की योजनाओं पर भी बातचीत की जा सकती है। कांग्रेस का एक खेमा 61 वर्षीय गोहिल को अध्यक्ष बनाना चाहता है, जबकि एक गुट हार्दिक पटेल के पक्ष में है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान गुटों में अब आपसी झगड़े तेज होते जा रहे हैं। राकेश टिकैत अपने आप को सर्वमान्य और सबसे बड़ी किसान हितैषी मानते हैं। इन्हीं वजहों से चडूनी के साथ उनके रिश्ते पहले ही खराब हो चुके हैं। आंदोलन कर रहे दूसरे किसान नेताओं को टिकैत के अनाप शनाप बोलने और बयानों से आपत्ति है। ऐसे ही एक बयान को लेकर योगेंद्र यादव ने चुपके तीर चलाए तो उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से 1 महीने के लिए निकाल कर बाहर कर दिया गया।
योगेंद्र यादव लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार वालों से मिलकर संवेदना प्रकट कर रहे थे और उनके परिजनों ने जो कहा था उसे सोशल मीडिया के जरिए साझा भी किया था। इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद संयुक्त किसान मोर्चा में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। इस मामले पर बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि योगेंद्र यादव के मामले में कमेटी ने फैसला कर लिया है। उनको कुछ गलत लगा होगा तो ऐसा किया। उनके साथ टिकैत ने कहा कि कमेटी में 40 लोग हैं और सबकी सहमति से कोई फैसला लिया जाता है। योगेंद्र यादव ने जो ट्वीट किया था शायद उसको देखकर फैसला किया है। शुभम मिश्रा के परिवार वालों से मिलने की वजह से योगेंद्र यादव के खिलाफ पंजाब के किसान संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यादव ने ट्वीट में लिखा था, शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे, क्या हम किसान नहीं? हमारे बेटे का क्या कसूर था? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही? उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं। एक्शन रिएक्शन वाला भड़काऊ बयान राकेश टिकैत का था। योगेंद्र यादव ने इसे शेयर किया तो टिकैत चिढ़ गए और नतीजा अब सबके सामने है। राकेश टिकैत उल्टे सीधे बयान देने के लिए तो जाने ही जाते हैं। लखबीर सिंह मामले में निहंगों ने अपने लोगों को सरेंडर करवाया और इस बात को कबूल किया कि घटना को उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया, लेकिन टिकैत अभी भी अपनी मूर्खतापूर्ण कहानी सबको सुना रहे हैं। कहते हैं ये भाजपा वाले किसी को भी किसी का कपड़ा पहनाकर बवाल करवा सकते हैं। निहंग सरदार के कपड़े पहना दिए होंगे, सरकार कुछ भी करवा सकती है। जब ये सरकार दूसरे देश में स्ट्राइक करवा सकती है तो यहाँ भी कुछ भी करवा सकती है। निहंग सरदारों को लेकर फैसला पंजाब की यूनिट पर छोड़ा है। असल में निहंगों से संयुक्त किसान मोर्चा का विवाद बढ़ गया है। किसान नेता चाहते हैं कि निहंग सिंघू बॉर्डर पर पूरे आंदोलन से अलग हो जाएं, लेकिन निहंग उनकी सुन नहीं रहे। अब वे अपनी अलग बैठक कर 27 अक्टूबर को अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।